हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्लम्बर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, हैक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक फाइल दी गई है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो फाइल का एंगल है, इसका एंगल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो फाइल आपको दी गई है इसको सिंगल कट फाइल बोलते हैं। तो सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसी में एक दूसरी फाइल होती है, इसको डबल कट बोलते हैं। यहाँ पे डबल कट लगे होते हैं, तो उसकी अगर एंगल की बात करें तो 70 डिग्री होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष मापने वाला औजार कौन सा है, अर्थात इनडायरेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आउटसाइड कैलिपर। देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है, स्टील रूल, जेनी कैलिपर और बेबल प्रोटेक्टर, ये सारे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो आपका आउटसाइड कैलिपर है ये आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक डिवाइडर दिया गया है और पूछा गया है, ये जो x भाग दिया गया है आपका, इस भाग का नाम पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है जो डिवाइडर को, यहाँ से जो आप नट और बोल्ट देख रहे हैं, इसको ढीला करने पर यहाँ से स्प्रिंग जो होती है इसको खोलता है और बंद करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे एक कैलिपर दिया गया है और उस कैलिपर का नाम पूछा गया है कि उस कैलिपर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैलिपर है इसको बोलते हैं हम लोग ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक लेग होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, टूटा टाइप का होता है, तो इसको हम लोग ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है इस कैलिपर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका कैलिपर है, पहली चीज़ तो ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सही होगा स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। इसका आंसर क्या सही होगा? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है इस कैलिपर का नाम क्या है। तो पहली चीज़ तो ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। लेकिन जो आपका इसमें आंसर सही होगा वो क्या होगा? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि अंकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। तो हैमर का पूछा गया है कि हैमर का वजन, लेकिन कौन सा हैमर? जो मार्किंग पर्पज़ में काम आता हो उसका वजन कितना होता है। तो मार्किंग पर्पज़ के लिए जो हम लोग हैमर यूज़ करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक छैनी दी गई है और उसका नाम पूछा गया है क्या है। तो आप लोग इसमें सभी लोग जानते होंगे कि इसका नाम है फ्लैट छैनी, ठीक है, या फिर फ्लैट चीजल। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक और छैनी दी गई है और छैनी का नाम पूछा गया है, इसका क्या नाम है। तो ये जो छैनी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेब चीजल बोलते हैं, ठीक है। इस चीजल का काम क्या होता है? एक तरीके से कहते हैं बेब टाइप का, ये जो ड्रिलिंग करता है या कटिंग करता है, एक बेब तरीके का आकार बनाता रहता है, इसलिए इसको हम लोग बेब छैनी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेंटर पंच। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या होता है। सेंटर पंच का एंगल पूछा गया है। तो सेंटर पंच का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यदि प्रिक पंच की बात करें तो प्रिक पंच का आपका जो है वो 30 से लेके 60 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिक पंच से लेके ही है। तो इसमें पूछा गया है कि बिटनेस पंच, ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रिक पंच बोलते हैं, इसका यूज छिद्र करने के लिए प्रिक पंच का कोण क्या होता है। तो जो बिटनेस पंच हमारा होता है या प्रिक पंच, उसका यूज हम लोग छिद्र करने के लिए करते हैं। तो उसका एंगल कितना है होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो 30 से 60 डिग्री के बीच में इसका एंगल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, पंच का नाम पूछा गया है, ये कौन सा पंच है। तो एक ऐसा पंच ये दिया गया है जिसमें हम लोग पंच करके किसी जॉब वगैरह पे हम लोग नेम वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इसमें ABCD लिखा होता है, तो इस पंच को हम लोग बोलते हैं लेटर पंच,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, लेटर पंच सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और पंच का नाम पूछा गया है। ये पंच दिया गया है और पूछा गया इसका क्या नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पंच में आपको नंबरिंग दिखाई गई है, ठीक है, 1 2 3 4 0 9 ऐसे करके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर पंच बोलते हैं, ठीक है। इस पर हम किसी भी जॉब पे नंबरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, पंच निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितने भी टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल अक्सर हम लोग हाई कार्बन स्टील का ही इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आपका हाई कार्बन स्टील या फिर उच्च कार्बन इस्पात सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम होता है ट्विस्ट ड्रिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार की ड्रिल फिक्स की गई है। तो यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन दी गई है, डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं, और पूछा गया इस ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ड्रिल को फिक्स किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो चिन्हित भाग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका नाम पूछा गया है कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये इसको ड्रिल चक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे देखिए एक मशीन दी गई है और इस मशीन का नाम पूछा गया है कि इस मशीन का नाम क्या है। तो इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। और इसकी स्थापना भी एक टेबल या बेंच पे की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि प्रक्रिया का नाम बताइए। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये क्या है। तो यहाँ पे एक ड्रिलिंग की जा रही है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ड्रिलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक रिबेट दिया गया है और रिबेट को पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, किस प्रकार का रिबेट है। तो यहाँ पे जो रिबेट है वो कौन सा है, आपका मशरूम हेड रिबेट, ठीक है, क्योंकि इसका जो हेड है वो एक तरीके के मशरूम के टाइप का है। तो इसका नाम होगा मशरूम हेड रिबेट आप कह सकते हैं या फिर कीलक आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नट दिया गया है और नट का नाम पूछा गया है, ये कौन सा नट है, ठीक है। तो इस नट का नाम क्या होता है, ये सेल्फ लॉकिंग नट होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेल्फ लॉकिंग नट बोलते हैं। तो आपका आंसर सही होगा सेल्फ लॉकिंग नट। अगला क्वेश्चन नंबर 51, देखिए इसमें भी एक नट पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नट जो दिया गया है ये कौन सा नट है। तो इस नट का नाम क्या होता है, सॉन नट, ठीक है। इसका आंसर क्या सही होगा, सॉन नट। अगला क्वेश्चन, कौन से नट का उपयोग बोल्ट छोर पर थ्रेड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। जो बिल्कुल बोल्ट का एंडिंग होता है, एंडिंग सिरा होता है, उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डैमेड कैप नट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे देखिए रिबेट से एक जॉइंटिंग की गई है और पूछा गया है कि रिबेट जॉइंट का नाम क्या है, ठीक है। तो इस रिबेट जॉइंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं सिंगल रिबेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं, तो इसको और सिंगल रिबेट से लगाया गया है, तो इसको बोलेंगे सिंगल रिबेटिंग लैप जॉइंट। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑड लेग कैलिपर का उपयोग क्या है। तो ऑड लेग कैलिपर का उपयोग क्या होता है, अंदर और बाहरी किनारों को के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। जो आपकी मार्किंग लाइंस होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर मार्किंग लाइन पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है इनसाइड कैलिपर के बारे में कि इनसाइड कैलिपर का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, ठीक है। तो इनसाइड कैलिपर जो होता है वो क्या करने के लिए, आंतरिक आयामों को मापने के लिए, ठीक है, टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, ठीक है। इंटरनल मेजरमेंट को लेने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर के बारे में आप जानते होंगे कि जो आपका कैलिपर कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे टाइप का, ठीक है, उसको हम लोग इनसाइड कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। और एक कैलिपर आपका होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हथौड़े का प्रकार है। ये जो हथौड़ा आपको दिया गया है इसको कौन सा हथौड़ा बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट हैमर, ठीक है। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सेट हैमर बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 57,
देखिए माइल्ड स्टील को काटने के लिए किस छेनी का इंक्लाइनेशन कोण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा? 34.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिक पंच 30 डिग्री का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि जो आपका प्रिक पंच होता है वो 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में होता है। तो जो 30 डिग्री का 30 डिग्री का प्रिक पंच होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर क्या सही होगा? टू लोकेट द डिवाइडर पॉइंट एंड स्क्राइब सर्किल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिवाइडर पॉइंट को शो कराने के लिए और सर्किल को स्क्राइब करने के लिए हम 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्या कह रहे हैं। ड्रिल पॉइंट के केंद्र का पता लगाने के लिए किस पंच का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडलीय स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण के कारण लोहे और स्टील पर क्या निर्मित होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 61, पानी की कठोरता के कारण पाइपों पर जमा होने वाला फॉर्मेशन क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धात्विक सतह के धीमे और निरंतर क्षरण का दोष क्या है? तो उसको बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, जंग उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहे हैं। तरल में निलंबित कणों के प्रभाव के कारण धातु पाइप की सतह क्या होती है? तो धातु पाइप की सतह क्या हो जाती है? उसमें कटाव होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नमकीन पानी की स्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील पर क्विटीज या छिद्रों का लोकलाइजेशन फॉर्मेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? पिट्टिंग बोलते हैं। ठीक है उसको। अगला क्वेश्चन, किसकी मोटाई पर समतलता या सपाट और पतले उपसतह अलगाव के साथ धातु की प्लेट पर क्या दोष है? देखिए ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी धातु होती है, ठीक है, तो उसकी जो सतह बनी होती है वो सतह जो होती है परत दर परत अलग हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसी धातु होती है कि लगता है कि उसमें उसकी परतें जो है वो डिवाइड हो गई हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिनेशन बोलते हैं या फिर परत बंदी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कह रहा है? एक्स के रूप में चिन्हन उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, जो एक्स के रूप में ये निशान लगाया गया है उसका नाम पूछा गया है, क्या है? तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉटम फुलर। ठीक है, देखिए आपके एनबीएस में जो डायग्राम वाले ये क्वेश्चंस हैं ये लगभग ना के बराबर पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करते हुए चलिए ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। अगला क्वेश्चन नंबर 66, डाई स्टॉक का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए डाई स्टॉक दिया गया है। ठीक है, इसका नाम पूछा गया, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको रैचेट टाइप डाई स्टॉक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 67, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि बाहरी चूड़ी को काटने से पहले गोल छड़ के खाली आकार की गणना करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाहरी चूड़ी को अगर काटना होता है तो उसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना होता है वो क्या होता है? जो हमारी ब्लैंक साइज होती है उसके बराबर, ब्लैंक साइज के बराबर चूड़ी का आकार माइनस 0.1% चूड़ी की पिच। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैप ड्रिल के आकार की गणना करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रैप ड्रिल के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू उसकी जो डेप्थ होती है या फिर जो गहराई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एल्बो दिया गया है और पूछा गया ये कौन सा एल्बो है। ठीक है, एल्बो का एक तरीके का एंगल पूछा गया है। तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि बिल्कुल इसमें जो घुमाव है कम है, तो यहाँ पे आपका ये 45 एल्बो है। और एक एल्बो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री का एल्बो बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहे हैं कि बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए हम
प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लग सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।